पिछली क्लास में हम लोगों ने जनसंख्या भूगोल के पहले चैप्टर पे बातें शुरू की थी। जनसंख्या वृद्धि, वितरण और उसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ये हमारे सिलेबस का पहला चैप्टर था, जिसके एक भाग को हमने देखा था कि जनसंख्या की वृद्धि की प्रवृत्तियां क्या रही हैं ऐतिहासिक काल से और वर्तमान काल तक। और आज की इस क्लास में हम देखते हैं कि जनसंख्या का वितरण दुनिया में या विश्व में किस प्रकार से है। जनसंख्या वितरण और वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करेंगे। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनकी वजह से जनसंख्या का वितरण किसी क्षेत्र में कम या अधिक या फिर नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा है। वो कौन कौन से कारक होंगे? जलवायु कारक हैं या आर्थिक कारक हैं या फिर सामाजिक सांस्कृतिक कारक हैं कि कहीं पे जनसंख्या अधिक संकेंद्रित है तो कहीं पे जनसंख्या नहीं है। ये आप भी देखते होंगे कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि आपको हर 100 मीटर पे 200 मीटर पे ऐसा महसूस होगा कि 200-300 मीटर के दायरे में 4-5 लोगों का यहाँ पे बसाव है। आप ऐसे क्षेत्रों में भी जाते होंगे जहाँ पे जनसंख्या दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। तो कारण क्या है इसका? यही वितरण देखना है हमें। इसी में देखना है कि किसी देश में जनसंख्या का जो सामान्य वितरण है होता नहीं है, क्योंकि देश का कोई एक हिस्सा ऐसा होता है जहाँ पर ही जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। जैसे भारत में ही देख लीजिए, भारत में गंगा का मैदान यानी उत्तरी भारत में गंगा और सतलज का मैदान का जो क्षेत्र है, यहाँ पे जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक है। मतलब अगर आप देखें तो पास पास है यहाँ जनसंख्या, यहाँ लोगों के बीच में जो दूरियाँ हैं वो कम है, भौगोलिक दूरी। वहीं पे आप राजस्थान में जाइए थार मरुस्थल के पास, अब दूर दूर तक कोई गांव नज़र नहीं आएगा, लोग नज़र नहीं आएंगे। वहाँ पे जनसंख्या का वितरण कम है, यानी जो घनत्व है इनका, जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की, वो बहुत कम है। तो इसका कारण क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और जैसे भारत में हमने बताया कि गंगा का मैदानी क्षेत्र जो है यहाँ पे जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक है, ऐसे विश्व में भी देखते हैं कि विश्व के कुछ प्रमुख देश जहाँ पे जो जनसंख्या के मामले में जो टॉप 5 में है या टॉप 7 में है, उनको स्पेशली देखेंगे कि उन देशों में जनसंख्या का संकेंद्रण किस क्षेत्र में ज़्यादा है। फिर देखेंगे महाद्वीपीय स्तर पे जो 6-7 महाद्वीप हैं, इन 7 महाद्वीप में किस महाद्वीप पे जनसंख्या कितनी % है। इन्हीं बातों को देखेंगे जनसंख्या वितरण के इस चैप्टर में। दरअसल जनसंख्या वितरण जो है होता क्या है, तो सामान्य रूप से आप कह सकते हैं कि भूपृष्ठ पर जनसंख्या किस प्रकार से वितरित है, यही जनसंख्या क्या है, वितरण है। जनसंख्या किस प्रकार से वितरित है, इसी बात को हमें यहाँ पे देखना है। यदि आपने ये देख लिया कि भूपृष्ठ पर अर्थात पृथ्वी के ऊपरी सतह या जमीन पर स्थल भाग पर जो जनसंख्या का वितरण है कि कोई जनसंख्या कहाँ पे किस प्रकार से वितरित है, सघन है, बहुत घनी बस्तियां हैं, बहुत घने लोग बसे हैं वहाँ पे, पास पास ही लोग हैं, तो फिर जनसंख्या का वितरण कैसा है, घनी जनसंख्या वितरण है, या आप कह सकते हैं कि बहुत सघन जनसंख्या वितरण है। लेकिन अगर किसी क्षेत्र में आपको ऐसा महसूस होता है कि यहाँ दूर दूर तक लोग नज़र ही नहीं आ रहे हैं, कोई है ही नहीं, तो वो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो वहाँ पे जनसंख्या का वितरण कैसा है, बहुत विरल है। इसी वितरण को हमें पूरी पृथ्वी पर या पूरे विश्व में देखना है। अलग अलग महाद्वीपों में देखेंगे, अलग अलग देशों में देखेंगे। ये क्लास थोड़ा आंकड़ा बेस है, लेकिन इसमें प्रीलिम्स के क्वेश्चंस लगभग हर पॉइंट पे बनते हैं और बने भी हैं। 2-4 क्वेश्चंस की बात करेंगे जो यूपीएससी और पीसीएस में या यूजीसी नेट में क्वेश्चंस आए हुए हैं। आंकड़ा है इसलिए कई बार इसको आपको रिवीजन करना होगा। कुछ क्लासेज होती हैं विषय के तहत जो आंकड़े बेस होती हैं, और उनके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप उन्हें कई बार पढ़ें। कोई ट्रिक या फिर कोई जादू नहीं है इसके लिए। तो देखते हैं कि भूपृष्ठ पर जनसंख्या का वितरण। तो पहली चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में एक बेसिक डिफरेंट है, और वो ये है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिक हैं, यानी जो महाद्वीप हैं, महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में अधिक है और दक्षिणी गोलार्ध में कम है। तो पहली लाइन तो आपकी यही हो गई कि जो विश्व में जनसंख्या का वितरण है उसका 90%, यानी जितनी विश्व की जनसंख्या है उसका लगभग 90% से अधिक भी कह सकते हैं, लेकिन अब 90% पे रहिए, जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में है।
ये विश्व में जितनी जनसंख्या है, विश्व की जनसंख्या का 90% उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। उत्तरी गोलार्ध में निवास करते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि ज्योग्राफी में आपने फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से बताया गया है कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है। गोलार्ध का संधिविच्छेद कीजिए तो होता है क्या, गोले का आधा। पृथ्वी चूंकि एक गोले की तरह ही आपको दिखाई देती है, ऐसे है पृथ्वी। तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का मतलब हो गया कि गोले का आधा। तो अगर गोले को एक दो भागों में बांट दिया जाए यानी पृथ्वी को, तो ये एक रेखा बनेगी, इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा। यानी भूमध्य रेखा का मतलब होगा भू अर्थात पृथ्वी और मध्य अर्थात बीच में, यानी पृथ्वी के बीच में जो रेखा खींची गई है उसको भूमध्य रेखा कहा गया। और इस भूमध्य रेखा के उत्तर में इधर वाला क्षेत्र ये उत्तरी गोलार्ध होगा, यानी गोले का उत्तर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। तो जो पृथ्वी पर जितनी जनसंख्या है उसका लगभग 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। दूसरी बात है कि जो विश्व की जनसंख्या है उसका 75.5% जनसंख्या, यानी अगर विश्व में 100% जनसंख्या है तो उसका 75.5% जनसंख्या कुछ देशों में पाई जाती है। जैसे ये आप ध्यान दें कि विश्व की कुल जनसंख्या का, विश्व की कुल जनसंख्या का 75.5% भाग कहाँ पाई जाती है, यानी 75% भाग ऐसा है जो कुछ क्षेत्रों में आपको मिलता है। जैसे लैटिन अमेरिका है, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, और पॉलिनेशिया, मेलानेशिया, ये सब भी आप पढ़ते हैं, ये सब द्वीपीय क्षेत्र हैं। माइक्रोनेशिया, ये अल्प विकसित क्षेत्र हैं। आप ये ध्यान देने योग्य है कि इसमें से ये सभी के सभी क्या हैं, अल्प विकसित क्षेत्र हैं। इसका मतलब हुआ कि जो अल्प विकसित समाज है, जहाँ पे डेवलप नहीं हुए हैं अभी, वहाँ जनसंख्या अधिक है। ये जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में आपको बताया जाएगा कि क्यों ऐसा होता है कि जो अल्प विकसित समाज होता है उसकी जनसंख्या अधिक हो जाती है, क्या कारण होता है और कैसे अधिक हो जाती है। तो ये सभी देश जो हैं या क्षेत्र है, चाहे वो अफ्रीका हो या लैटिन अमेरिकी क्षेत्र हो या एशिया का रीजन है, प्रशांत महासागर में पॉलिनेशिया, मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया का क्षेत्र है, यहाँ पर ये क्या है, अल्प विकसित क्षेत्र हैं। और यहाँ पर लगभग 75% जनसंख्या, 75.5% कह सकते हैं, इतनी जनसंख्या तो इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। जो देश या समाज या क्षेत्र डेवलप नहीं है उन क्षेत्रों में 75.5% जनसंख्या पाई जाती है पूरे विश्व की, यानी अल्प विकसित देशों में। ठीक है। तो फिर 24.5% जनसंख्या, ये जो 24.5% जनसंख्या है वो विकसित क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे यूरोप है, उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है, न्यूजीलैंड है, जापान है, वहाँ पर 5% जनसंख्या, 24.5% जनसंख्या वहाँ पाई जाती है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, 5% जनसंख्या अमेरिका, यूरोप, जापान, न्यूजीलैंड जैसे विकसित देशों में या विकसित क्षेत्रों में इनकी जनसंख्या निवास करती है। 24.5% जनसंख्या जैसे विकसित देश, विकसित क्षेत्रों में। ठीक है। तो यह ध्यान देने योग्य है कि 75% लगभग जनसंख्या अल्प विकसित क्षेत्रों में है
और 24% या 24.5% जनसंख्या कहाँ वितरित है? विकसित क्षेत्रों में इसका वितरण है। तो ये अंतर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कारण के तौर पे, तो वो आप जब जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि क्या कारण है। लेकिन स्टेटमेंट में आपसे पूछ सकता है ये बात, ठीक है, कि विश्व की जनसंख्या का अधिकांश भाग अल्प विकसित क्षेत्रों में निवास करता है। ये कथन नंबर 1 हो जाएगा। कथन नंबर 2 कि विश्व की अधिकांश जनसंख्या विकसित समाज में निवास करती है, विकसित क्षेत्रों में निवास करती है। और कथन नंबर 3 हो जाएगा कि विकसित क्षेत्रों में 1/4 जनसंख्या ही पाई जाती है, यानी 25% जनसंख्या ही निवास करती है। तो यहाँ पे आपका बीच का ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अब पूरे विश्व को जनसंख्या की सघनता के आधार पे कि कितनी सघन जनसंख्या वहाँ बसी हुई है, इस आधार पे 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। यानी जनसंख्या का जो जनघनत्व है, आप कह सकते हैं कि जो जनसंख्या का कितना जनघनत्व है, तो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक का जो क्षेत्र है, जहाँ पे 1 वर्ग किलोमीटर में 100 से अधिक लोग बसे हुए हैं, उस क्षेत्र को सघन बसा हुआ क्षेत्र कहा जाएगा, सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कहा जाएगा। और ऐसा क्षेत्र पूरी पृथ्वी पर अथवा पूरे विश्व में 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जनसंख्या 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा कि सघन बसा हुआ क्षेत्र कितना सघन है? 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जनघनत्व ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो वो कितने क्षेत्र हैं? अब पता है इन क्षेत्रों में, ये जो 3 क्षेत्र आपको बता रहे हैं, इन क्षेत्रों में विश्व की लगभग 70% जनसंख्या निवास करती है। तो वो 3 क्षेत्र कौन से हैं? नंबर 1 दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र, और इसी में भारत आता है। दक्षिण पूर्व एशिया। दूसरा कौन सा क्षेत्र होगा जहां पे जनसंख्या का बसाव बहुत ज्यादा है, जनघनत्व अधिक है? पश्चिमी यूरोप। और तीसरा क्षेत्र जो है उत्तर पूर्वी अमेरिका का क्षेत्र है, जहां पे जनसंख्या अधिक है, उत्तर पूर्वी अमेरिका। इन क्षेत्रों में जो जनसंख्या का जो जनघनत्व है वो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है, कम नहीं है। इन क्षेत्रों में विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है? विश्व की जनसंख्या का 70% भाग इन 3 क्षेत्रों में ही है। अगली बात है कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिवीजन 2019 है, ये यूएन की जो जनसंख्या विभाग है उसकी रिपोर्ट है ये। तो 2019 की जो सर्वे है, इस सर्वे में इसने क्या बात कही जनसंख्या के वितरण को लेकर के, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, ठीक है। ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि विश्व स्तर पे जनसंख्या के जो आंकड़े होते हैं वो यही जारी करता है और यही उसका आकलन भी करता है। तो इसने रिपोर्ट में 2019 का जो इसकी रिपोर्ट रही है, उसमें महाद्वीपीय स्तर पे जनसंख्या के वितरण की बात की कि किसी महाद्वीप में, यानी 7 महाद्वीप में जनसंख्या कितनी है, कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। जैसे एशिया महाद्वीप पे विश्व की कितनी जनसंख्या है, अफ्रीका महाद्वीप पे विश्व की कितनी जनसंख्या है, इस संबंध में ये रिपोर्ट आई। तो देख लेते हैं कि WPPR 2019 के तहत क्या है रिपोर्ट। WPPR 2019 के तहत इसने महाद्वीपीय जनसंख्या वितरण, हेडिंग डाल लीजिएगा आप। इस रिपोर्ट में ये बात कही गई कि महाद्वीपों पर जनसंख्या का वितरण कैसा है, किस महाद्वीप पे कितनी जनसंख्या है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप पे होगी? एशिया महाद्वीप पर है, एशिया नंबर 1 है। और एशिया में देश जो है चाइना, वो भी नंबर 1 है विश्व में जनसंख्या के मामले में, ठीक है। भारत दूसरे स्थान पे है जो कि 2030 तक पहले स्थान पे आ सकता है। और
अभी की जो रिपोर्ट है 2019 में, इस सर्वे के जो WPPR 2019 है, इसके तहत भारत की जो जनसंख्या 136 करोड़ पार कर चुकी है। बहुत जल्दी ही हम चाइना को पीछे छोड़ करके प्रथम स्थान पे पहुंच रहे हैं 4-6 सालों में। और तो एशिया महाद्वीप में देखते हैं कि जनसंख्या का वितरण कितना है। सबसे पहले क्योंकि ये प्रथम है, एशिया में जो जनसंख्या है वो 4,641 मिलियन, मिलियन मतलब करोड़, इतनी जनसंख्या जितनी पूरे विश्व की जो जनसंख्या है उसका 4,641 मिलियन कहाँ पे है? एशिया में। जनसंख्या के मामले में दूसरा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। इसकी जनसंख्या कितनी है? 1,340 मिलियन, यानी 1 अरब, आप कह सकते 1 अरब 3 करोड़ 1,340 मिलियन। यूरोप महाद्वीप में ये तीसरे नंबर का महाद्वीप है जहां पे जनसंख्या का वितरण सर्वाधिक है, तो 747 मिलियन इसकी जनसंख्या है। ये विश्व की जनसंख्या का भाग है, यानी जितनी जनसंख्या पूरे विश्व में है उसका भाग है कि किसी महाद्वीप में उतनी जनसंख्या है। जैसे 747 मिलियन जनसंख्या अगर यूरोप में है तो ये विश्व की अपेक्षा, आप इसकी तुलना विश्व की जनसंख्या से करेंगे कि अगर विश्व की जनसंख्या 7 अरब है या 8 अरब है तो उसका 747 करोड़ इसके पास है, महाद्वीप, इस महाद्वीप के पास। ठीक है। उसके बाद में आता है उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो जनसंख्या है ये भी ठीक ठाक जनसंख्या रखता है। इसकी जनसंख्या है 368 मिलियन। ये आप ध्यान रखिएगा, ये आंकड़े रटने की जरूरत नहीं है, बस आप क्रम भी अगर याद रखेंगे तो काम हो जाएगा आपका। 348 मिलियन है। ठीक है। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन का क्षेत्र, यानी जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को लैटिन अमेरिका कहते हैं, कुछ द्वीपीय क्षेत्रों को लेकर के ये। ठीक है। तो 653 मिलियन जनसंख्या इसकी है। देखिए दक्षिणी अमेरिका के साथ जो कैरेबियन वाला क्षेत्र है, कैरेबियन सागर का जो रीजन है, वहाँ पे जो देश हैं, द्वीपीय देश जो हैं, उनकी जनसंख्या को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और ओशनिया महाद्वीप जो है, ओशनिया महाद्वीप की जनसंख्या 42 मिलियन है। बयालीस मिलियन। तो ये जो आंकड़ा है यहाँ आप लिख सकते हैं विश्व जनसंख्या का। ठीक है। यानी विश्व में जितनी जनसंख्या है उसका वितरण जो है महाद्वीपीय स्तर पे इस प्रकार से। अगर आप इसे अरब में लिखना चाहते हैं तो बस यहाँ पे आप बिंदी लगा दीजिए, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब के सब अरब में हो जाएंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। हालांकि करोड़ में भी सही है, अच्छा आंकड़ा है, क्योंकि अरब में कभी कभी आप कन्फ्यूजन हो जाता है, बिलियन, मिलियन, अरब और करोड़ में। तो आप ये सीधा सीधा आप लिख के रखिए कि 4,641 करोड़, 1,340 करोड़, 747 करोड़, 368 करोड़ और 653 करोड़ और फिर 42 करोड़। ये आंकड़ा आपको मिलता है विश्व जनसंख्या के स्तर पे। ठीक है। तो ये वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिवीजन 2019 के आंकड़े हैं, लेटेस्ट आंकड़ा है ये, आप इनको देख लीजिए। महाद्वीपीय स्तर पे जनसंख्या का वितरण आ सकता है एग्जाम में, किसी महाद्वीप पे जनसंख्या का वितरण अधिक है अथवा कम है। तो मैक्सिमम पहला या दूसरा, तो पहले स्थान पे एशिया है, दूसरे स्थान पे अफ्रीका है और तीसरे स्थान पे यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, ये आप नोट करके रखिए। इसके बाद इसी WPPR 2019 की जो रिपोर्ट है, इसी में ये भी बात कही गई है कि जो विश्व के सबसे बड़े देश हैं जनसंख्या के मामले में,
उनमें विश्व की कितनी % जनसंख्या पाई जाती है। ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि किस देश में विश्व की कितनी जनसंख्या का प्रतिशत मिलता है। जैसे चाइना अगर प्रथम स्थान पे है तो चाइना में विश्व की कितनी जनसंख्या है, कितना प्रतिशत जनसंख्या चाइना के पास है। तो 18.46% जनसंख्या जो विश्व की जनसंख्या का 18.46% जनसंख्या चाइना के पास है। दूसरे नंबर पे अगर भारत है तो भारत की जनसंख्या कितनी है विश्व की जनसंख्या का, तो 17.70% भारत की जनसंख्या है। किसकी अपेक्षा, जो विश्व की जनसंख्या उसका प्रतिशत रूप में जितने 100% में 17.70% जनसंख्या भारत के पास है। यूएसए के पास 4.24% जनसंख्या है। तो इस आंकड़े को भी देख लेते हैं, जो विश्व के जनसंख्या के मामले में जो टॉप पर 7 देश हैं। एग्जाम में क्रम लगाने को आ सकता है जनसंख्या के आधार पे क्रम लगाने के लिए, तो 5-6 देशों का नाम आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्ट आंकड़ा ना मालूम हो लेकिन कम से कम देश तो पता ही होना चाहिए। आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो इतना तो आपको आना चाहिए कि किसी महाद्वीप में या किसी देश में जो जनसंख्या है उस जनसंख्या का वितरण कैसा है और किस महाद्वीप में या किस देश में ज़्यादा है। ठीक है, तो WPPR 2019 के तहत जो चीन में ये आंकड़ा 2019 का जो है 2019 के आंकड़े ही बताएंगे, सही से जानकारी देंगे। भारत के भी आंकड़े 2019 से ही ले जाते हैं, 2011 की जनगणना के आंकड़े इसमें नहीं है, क्योंकि ये WPPR की बात कर रहे हैं, जनगणना 2011 की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें आंकड़े चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट 2019 में प्रकाशित हुई है और जनगणना 2011 में आई है। तो इन जो 6-7 सालों का जो डिफरेंट रहा है 8 सालों का सर्वे करने और रिपोर्ट को प्रकाशित करने का टाइम, इस दौरान जो जनसंख्या भारत की बढ़ गई उसी के आधार पे तो ये रिपोर्ट 136 करोड़ जनसंख्या आकलन करती है। अन्यथा भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार तो 102 करोड़ नहीं, तो 34 करोड़ की वृद्धि हो गई है। तो चीन की जनसंख्या विश्व जनसंख्या का ऐसा लिखिए, चीन में विश्व जनसंख्या का 18.46% भाग निवास करता है, सबसे अधिक। यानी चीन में विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत है भाग, 18.46%। ये पहले स्थान पे है जनसंख्या के मामले में। तो दूसरे स्थान पे कौन है, भारत। तो फिर भारत में विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 17%, 70। ठीक है, 17.70% भाग भारत में निवास करता है विश्व जनसंख्या का। जितनी जनसंख्या का प्रतिशत पूरे विश्व में है उसका 17.70% भारत में है। तीसरे स्थान पे यूएसए आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व जनसंख्या की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो 4.24% है, 4.24% भाग। फिर चौथे स्थान पे इंडोनेशिया है जनसंख्या के मामले में। इंडोनेशिया विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत अपने पास रखता है, 3.50%। चौथे स्थान पे पाकिस्तान है। पाकिस्तान 2.82% जनसंख्या रखता है। पाकिस्तान 5वें स्थान पर है और इसके पास जो जनसंख्या है विश्व की 2.82%। ठीक है, फिर इसके बाद में नंबर आता है ब्राजील का। 6वें नंबर पे है ब्राजील। और ब्राजील विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या रखता है, 2.72%। ,72% जनसंख्या ब्राजील के पास है। एक देश और है नाइजीरिया। नाइजीरिया के बारे में जानकारी आप स्पेशली रखिएगा, क्योंकि इस रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि इस समय विश्व में सबसे ज़्यादा तेजी से अगर जनसंख्या में कोई वृद्धि कर रहा है, यानी जनसंख्या वृद्धि दर किसी देश की सर्वाधिक है,
तो नाइजीरिया की है। और इस स्पीड में वो जनसंख्या वृद्धि हो रही है वहाँ पे, ये उम्मीद जताई जा रही है कि 2050 तक नाइजीरिया यूएसए को पीछे छोड़ के तीसरे स्थान पे पहुंच जाएगा जनसंख्या के मामले में। ये अनुमान है कि 2050 तक नाइजीरिया तीसरे स्थान पे होगा। और वर्तमान में कहाँ है? 7वें स्थान पे है। ये नाइजीरिया अफ्रीकी देश है। वर्तमान में नाइजीरिया की जो जनसंख्या है वो 2.64% है विश्व जनसंख्या का, और यूएसए की जनसंख्या 4.24% है। 2050 तक नाइजीरिया वहां पहुंच जाएगा, ऐसा अनुमान जताया है WPPR ने। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो अगर ये तीसरे स्थान पे नाइजीरिया पहुंच जाएगा तो फिर चौथे स्थान पे कौन आ जाएगा? यूएसए आ जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। तो जब हमने ये देख लिया कि विश्व में जनसंख्या का पृथ्वी के स्तर पे, गोलार्ध के स्तर पे जनसंख्या का वितरण कैसा है, किस गोलार्ध में जनसंख्या अधिक है और किस गोलार्ध में कम है, फिर हमने देखा कि महाद्वीपीय स्तर पे जनसंख्या का वितरण कैसा है, कि हर महाद्वीप में जनसंख्या का कितना भाग या कितनी जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद हमने देखा क्षेत्रों में कि वो सघन क्षेत्र जहाँ पे जनसंख्या अधिक है पृथ्वी पर या विश्व में। इसके बाद हमने प्रमुख देश को देखे जो जहाँ पे जो जनसंख्या सबसे अधिक है, जनसंख्या के मामले में टॉप 10 में है। 7 देशों को हमने देखा जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे तो जितने देश हैं सबका एक क्रम होगा, लेकिन ये एग्जाम में आने की संभावना इनकी अधिक है। नाइजीरिया तक आप उसको तैयार रखिए। फिर हम अब अगली बात जो देखते हैं कि कुछ प्रमुख देश हैं, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, अमेरिका है या बांग्लादेश है, इनकी जनसंख्या या चीन है, ये सब जनसंख्या के मामले में ठीक ठाक स्थान रखते हैं। तो इन देशों में जनसंख्या किस क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाएगी? जैसे भारत में, भारत का कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे जनसंख्या का संकेंद्रण यानी जनघनत्व अधिक होगा, ये भी देख लेते हैं। कुछ प्रमुख देशों के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्रमुख देशों में जनसंख्या का वितरण हेडिंग डाल लीजिए। अब ये तो हम देख रहे थे विश्व स्तर पे, अब देखते हैं जरा देशों में कि जनसंख्या का वितरण कैसा है और जनसंख्या अधिकतम कहाँ निवास कर रही है, किस क्षेत्र में। तो हेडिंग बना लीजिए प्रमुख देशों में जनसंख्या का वितरण। प्रमुख देशों में जनसंख्या का वितरण। तो सबसे पहले देखते हैं टॉप पे जो है चाइना, कि चीन की जनसंख्या उस देश में किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सघन है या अधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो चीन की जो जनसंख्या वो पूर्वी चीन तथा दक्षिणी पूर्वी चीन में सर्वाधिक जनसंख्या है। यानी आप लिख लीजिए कि चीन की अधिकांश जनसंख्या पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी भाग में निवास करती है। ठीक है, यानी चीन की जो अधिकांश जनसंख्या है वो पूर्वी क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में उसका वितरण ज़्यादा सघन है, और पश्चिमी क्षेत्र में उसके चूँकि बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं और पठार मरुस्थल, इन सब की वजह से वहाँ पे जनसंख्या कम हो गया। वो मैं अभी आपको आगे कारण बताता हूँ कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या क्यों सघन हो गई और किसी क्षेत्र में जनसंख्या क्यों कम हो गई। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कभी अगर स्टेटमेंट में आ जाए कि दक्षिण चीन की अधिकांश जनसंख्या उसके पश्चिमी क्षेत्र में निवास करती है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, उसको आप गलत मान लीजिएगा तुरंत, क्योंकि जो चीन की जनसंख्या है अधिकांश वो किस क्षेत्र में निवास करती है? पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, तो ये तो बात हो गई चीन की। भारत की जनसंख्या किस क्षेत्र में सर्वाधिक निवासित है? तो भारत की जनसंख्या, इसका जो गंगा का मैदान है और सतलज का जो मैदान है, यानी सतलज और गंगा, सतलज मतलब सिंधु नदी का ये सहायक नदी है, इन नदियों के जो मैदानी क्षेत्र है या आप घाटी कह सकते हैं, इसमें लगभग में भारत की 40% जनसंख्या निवास करती है। यानी उत्तर भारत में जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक है। तो लिख लीजिए यही चीज़ कि भारत की 40% से अधिक जनसंख्या सतलज गंगा मैदान में निवास करती है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट, ये सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब बात आती है कि यूएसए की जनसंख्या।
यूएसए की जो जनसंख्या है उसका अधिकांश भाग, या आप कह सकते हैं लगभग में 85% जनसंख्या, यानी यूएसए और कनाडा, इसके 85% जनसंख्या लगभग किस क्षेत्र में निवास कर रही है? 85% से अधिक है, अधिक जनसंख्या 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्वी भाग में। ये क्वेश्चंस आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की अधिकांश जनसंख्या किस भाग में निवास करती है? ऑप्शन में 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्वी भाग में, यानी रॉकीज पर्वत को अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रॉकीज पर्वत है, रॉकीज पर्वत के जस्ट पूर्व में ये 100 डिग्री रेखा पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र को अलग करती है। जब भी आप वर्ल्ड मैपिंग पढ़ते हैं तो वहाँ आपको बताया जाता है ये बात कि जो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर है वो अमेरिका के पर्वतीय भाग को और मैदानी भाग को अलग करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आया हुआ है, तो बाकी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इसमें से भी कोई और स्टेटमेंट भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। अगर यूएसए की बात हो गई कि इसकी 85% से अधिक जनसंख्या यहाँ निवास करती है, तो फिर इंडोनेशिया की अधिकांश जनसंख्या, इंडोनेशिया की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो इंडोनेशिया का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र जो है द्वीप है, क्योंकि इंडोनेशिया द्वीपों का देश है। तो इंडोनेशिया में जावा द्वीप है एक, और उस द्वीप पे जनसंख्या की जो सघनता है वो सर्वाधिक है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, जावा द्वीप। ठीक है, जावा द्वीप पे जनसंख्या का जो संकेंद्रण है वो सर्वाधिक है। बात आती है कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की जनसंख्या में देख लेते हैं कि पाकिस्तान की जनसंख्या का जो अधिकांश भाग है वो किस क्षेत्र में है? अधिकांश जनसंख्या, तो इसका जो सिंधु का क्षेत्र है, सिंधु नदी का जो क्षेत्र है उसके निचले मैदान और डेल्टाई क्षेत्र में ये सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए सिंधु क्षेत्र या निचला मैदान, एग्जाम में कभी कभी ये शब्द आ सकता है, निचला व डेल्टाई मैदान। यहाँ पे पाकिस्तान की जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक है। और बांग्लादेश की 90% से अधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में। ये भी आपसे पूछ सकता है। क्यों पूछ सकता है? क्योंकि वो डेल्टाई क्षेत्र है। आपने हमेशा सुंदरबन देखा, ये सोचा कि अच्छा वो डेल्टा का क्षेत्र है, बाढ़ आती है हर साल, 2-2, 3-3 नदियाँ आके वहाँ मिल रही हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र बड़ी बड़ी नदियाँ, तो वो बाढ़ से ही भरा रहता है, तो वहाँ जनसंख्या क्यों रहेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान में रखिएगा कि जो बांग्लादेश की लगभग में 90% जनसंख्या इसी क्षेत्र में है। बांग्लादेश की 90% जनसंख्या कहाँ है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ये तो था देश स्तर पे, यानी कुछ प्रमुख देशों में जनसंख्या का वितरण। इन देशों की ही बात मैंने किया क्योंकि ये टॉप पर हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि भाई चाइना, इंडिया या फिर पाकिस्तान या इंडोनेशिया, यूएसए, इन सब के जनसंख्या का जो क्षेत्रीय वितरण है उस पर आपसे सवाल बन सकता है। ये तो कुछ सघन बसे हुए क्षेत्रों की बात होती है कि सघन बसे हुए क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या अधिक है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अगर जनसंख्या का बसाव कहीं पे सघन है तो फिर जनसंख्या कहीं विरल भी होगी। यहाँ पे कहीं पे ऐसा भी होगा, कोई ऐसा क्षेत्र भी है इस दुनिया में जहाँ पे जनसंख्या नाम मात्र की है, या जनसंख्या के नाम पर वहाँ पे कुछ नहीं है। तो देख लेते हैं जनसंख्या के मामले में जो बहुत गरीब क्षेत्र हैं उनके बारे में। तो विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन से हैं? जहाँ पे जनसंख्या का घनत्व कम है, विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र। अगर ये विरल है तो फिर इनका जनघनत्व देख लेते हैं कितना होगा। 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम, 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनघनत्व।
देखिए जन घनत्व का मतलब हो गया कि जनसंख्या कितनी ज़्यादा है एक वर्ग किलोमीटर में, अर्थात अगर एक किलोमीटर ये हो गया एक वर्ग किलोमीटर, तो इस एक वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या, अगर 3 है तो 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगी। अगर यहाँ पे 300 है तो 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गई जनसंख्या का जन घनत्व। ये आप ध्यान रखिएगा कि एक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जितने लोग पाए जाएंगे वो उस क्षेत्र का जन घनत्व होगा, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ऐसे क्षेत्र हैं 3-4 पूरी दुनिया में जहाँ पे जन घनत्व जो है वो एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम होती है। जैसे पहला क्षेत्र उच्च अक्षांशीय क्षेत्र। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र की बात आते ही आप ये समझ रहे होंगे कि वो क्षेत्र जहाँ पे ठंडी खूब होती है या बर्फीला क्षेत्र है। अब 60-65 डिग्री अक्षांश के उत्तर में जाने पर तापमान गिर जाएगा, और जब तापमान कम हो जाता है, सूर्य की किरणें नहीं पहुँच रही हैं, तो जनसंख्या वहाँ पे निवास जनसंख्या योग भौगोलिक दशाएं नहीं मिल पाती हैं, इसलिए जनसंख्या का जो जन घनत्व है वहाँ कम हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्षेत्र है अंटार्कटिका का। अंटार्कटिका पे भी जनसंख्या नहीं पाई जाती है क्योंकि बहुत हाई उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप लगभग खाली है। कुछ थोड़े बहुत जनसंख्या पाई जाती है, तो वो भी वहाँ की जो कह सकते हैं जनजातीय जनसंख्या है या ध्रुवीय क्षेत्र की जो जनसंख्या होती है, एस्किमो वगैरह, या फिर रिसर्च सेंटर खोले गए हैं तो इसलिए वहाँ पे थोड़ी बहुत जनसंख्या आपको मिल जाती है किसी क्षेत्र में। और तीसरा जो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल का क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय मरुस्थली क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय मरुस्थली क्षेत्र जैसे सहारा का मरुस्थल है, भारत में थार का मरुस्थल है, भारत पाकिस्तान में, तो ये जो मरुस्थली क्षेत्र है यहाँ भी जलवायु दशाएं अनुकूल नहीं है, यहाँ भी जनसंख्या का वितरण बहुत कम है, उनका जनघनत्व यहाँ पे निम्न होगा। एक क्षेत्र उच्च पर्वतीय क्षेत्र जो होता है, पर्वतों पे भी जनसंख्या नहीं रहना चाहेगी, पर्वतीय या पठारी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में भी जनसंख्या निवास नहीं करना चाहती है। कोशिश होती है कि इन क्षेत्रों को छोड़ के वो निकले और कहीं जाके ऐसी जगह बसे जहाँ पे उनके लिए अनुकूल दशाएं हैं। अब पर्वतों पे जनसंख्या का घनत्व जो है बहुत कम होगा, पर्वतीय क्षेत्रों में एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है यहाँ पे, तो यह अनुकूल दशाएं नहीं है। अब यहाँ पे उच्चावचीय परेशानी आ जाती है, समस्याएं हैं, इस वजह से यहाँ जनसंख्या कम है। एक क्षेत्र और है जो भूमध्य रेखीय वर्षा प्रचुर वन क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय वर्षा वन क्षेत्र, भूमध्य रेखीय उच्च वर्षा वन क्षेत्र। भूमध्य रेखा पे आपको पता है कि वर्षा बहुत उच्च होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। और इस क्षेत्र में वर्षा होने का जो सिस्टम है कि दोपहर के बाद में पर डे वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा होती है। कभी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में किस तरह की वर्षा होती है, तो संवहनीय वर्षा होती है, वो जलवायु विज्ञान में आपको बताएंगे। तो जब जहाँ पे रोज़ वर्षा होती है डेली, जहाँ सेकंड मीटिंग में दोपहर के 2 बजे के बाद बारिश होने लगे, उस क्षेत्र में रहने के लिए सोचना थोड़ा सा मुश्किल काम है। अगर कोई मजबूरी ना हो तो वहाँ पे कोई रहना नहीं चाहेगा कि रोज़ डेली वहाँ पे बारिश हो रही है सेकंड मीटिंग में, कपड़ा तक नहीं सूख पाता है सही से। हालांकि बहुत से लोग उसके लिए अनुकूलित हैं जहाँ पे उस क्षेत्र में रहते हैं जो लोग, लेकिन वो सघनता नहीं है जनसंख्या की जो बाकी क्षेत्रों में हमने देखा है। तो ये कुछ क्षेत्र है जहाँ जनसंख्या बहुत विरल पाई जाती है, जनसंख्या का जो जन घनत्व है वो एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाई जाती है। यानी 1 किलोमीटर के क्षेत्र में यहाँ एकाध लोग दिख जाएंगे, या कभी कभी एक को नहीं दिखेंगे, कहीं कहीं 2 दिख जाएंगे। तो यही जनसंख्या वितरण है। तो हमने देखा कि विश्व स्तर पे जनसंख्या का क्या वितरण पाया जाता है, कहाँ जनसंख्या सघन है, कहाँ जनसंख्या विरल है, किस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक है, जनसंख्या का संकेंद्रण, या किसी देश में या महाद्वीप में कितनी जनसंख्या पाई जाती है, यही जनसंख्या वितरण में हमें पढ़ना था। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। इसके बाद में एक पॉइंट और है जो सिलेबस में स्पेशली लिखा गया है कि जनसंख्या का जो वितरण हमने देखा अब तक, इस वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन कारकों पे बात कर लेनी चाहिए हमें, क्योंकि मेंस में वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और
प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस स्टेटमेंट में आपसे बनाया जाता है, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। ये क्लास जो थी थोड़ा सा फैक्ट्स हैं, इसमें डाटा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने कोशिश किया है कि डाटा को ज़्यादा से ज़्यादा एलिमिनेट कर पाएँ, लेकिन जहाँ बहुत ज़रूरी है वहीं पे आपको आंकड़े दिए हैं हमने। डाटा के मामले में तो जब बात जनसंख्या की हो तो फिर बहुत सारे आंकड़े हो जाते हैं, लेकिन आपको उतने ही आंकड़े मिले हैं जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है या पूछा जा सकता है। इनको आप कई बार जो रिवीजन कर लेंगे तो ये आंकड़ों की जो समस्या है कि याद नहीं हो रहा है, ये खत्म हो जाएगी अपने आप। दूसरी बात कि अगर आंकड़े नहीं भी याद हैं बहुत ज़्यादा, तो 4 ऑप्शन है, 4 में अगर 2 के भी आंकड़े आपको याद आ रहे हैं तो फिर भी आप थोड़ी सी मेहनत करके आंसर कर लेंगे उसका। लिखते समय आंसर राइटिंग में इन आंकड़ों की ज़रूरत लगभग में होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपसे सघन बसे हुए क्षेत्रों की अगर आप व्याख्या कर रहे हैं तो उन 3 क्षेत्रों में, अब जैसे दक्षिण पूर्व एशिया पे आपने लिखा है 2 लाइन 3 लाइन, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देशों का नाम दे सकते हैं, जैसे इंडोनेशिया है, भारत है। तो एग्जाम्पल आपके पास होने चाहिए, और एग्जाम्पल के लिए इन आंकड़ों का भी याद होना जरूरी है। ठीक है, खास तौर पे क्रम इनका याद होना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, क्योंकि ये क्वेश्चंस खूब पूछता है स्टेट पीसीएस में, तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी हम जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक